दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, लगातार तेजी के बाद जो है एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो चर्चा करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और स्टॉक्स की भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक चीज और है जिसकी चर्चा करेंगे, काफी ज्यादा आप लोगों की डिमांड भी थी। ये जो नया मार्जिन रूल आया है भाई सेबी का, जो थर्ड फेज अब आ चुका है, तो इससे अब इंट्राडे में क्या, अब इंट्राडे खत्म हो जाएगा क्या? अब क्या होगा? इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, क्या फायदा क्या नुकसान, अब वो भी काफी जरूरी है। जो इंट्राडे मार्जिन जो है दिनों दिन बिल्कुल कम होते जा रहा है और कहीं ना कहीं 1 सितंबर से खत्म भी हो जाएगा, तो चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 14,300 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपको जो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक्स के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आज मार्जिन के बारे में पहले बात करेंगे, फिर निफ्टी की बात करेंगे। ठीक है, जो नया मार्जिन रूल है बेसिकली अब थर्ड फेज जो स्टार्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा साफ है भाई, अब इंट्राडे में और ओवरनाइट पोजीशन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तकरीबन देखिए, निफ्टी को अगर आप नेकेड खरीदते हैं या बेचते हैं, या फिर आप जो है काम करते हैं निफ्टी में फ्यूचर्स में या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, तो आपको 1,60,000 रुपए लगते हैं। अगर आप जो ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं 1,60,000 के आसपास, 5,000 ऊपर नीचे, वो विक्स पे डिपेंड करता है, तो आप समझिए 1.5 लाख के आसपास लगते हैं। अब ये जो इंट्राडे मार्जिन रूल है, इसका मतलब क्या है? अब आपको इंट्राडे में भी जो है 75% मार्जिन देना पड़ेगा आज से। इसका मतलब क्या है? एक लॉट के लिए आपको 1,20,000 रुपए लगेंगे। यानी यार धीरे धीरे जो है अब आपको कहिए बात बराबर हो जाएगी। 1 सितंबर से तो खैर ये भी खत्म हो जाएगा, सीधे सीधे 1,60,000 रुपए आपको लगेंगे इंट्राडे में। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन तरीका है वो हेज करके, वो अलग चीज है, हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज ये होगी कि भाई जो है मार्जिन से जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में जो फ्यूचर्स में काम करते हैं, कहीं ना कहीं इंट्राडे और वो बराबर हो जाएगा। इंट्राडे का कोई ज्यादा महत्व रह नहीं जाएगा। दूसरी चीज क्या है? स्टॉक्स में क्या है? स्टॉक्स में देखिए डिपेंड करता है, अगर कोई हाई क्वालिटी स्टॉक्स है तो आपको 6 गुना मार्जिन तक मिल सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन नॉर्मल स्टॉक में आपको 4 गुना मार्जिन मिलेगा। यानी एवरेज जो है आप कह सकते हैं कि 5 टाइम्स मार्जिन कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिल पाएगा इंट्राडे में, और ये भी धीरे धीरे कम होते ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन जो है ये काफी हद तक कम हो गया। इसके जो है नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है। अब ये मार्जिन कम करने का जो है रूल ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी किया गया है। दूसरी चीज है कि भाई 95% इंट्राडे ट्रेडर्स वो लॉस ही करते हैं, तो अगर मार्जिन कम कर दिया जाए, तो अगर सिस्टम में लिवरेज कम होगा, कहीं ना कहीं जो है कर्ज जो है कम होगा, तो उससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स जल्दी जो 1-2 महीने में लॉस करके बर्बाद होकर मार्केट से चले जाते हैं, तो हो सकता है ये बर्बादी रुके। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि देखिए मार्केट जो है ना तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम होंगे ना ही कुछ और होगा। ये जितने इंट्राडे वाले ये सब ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो नया रूल है ये किसको अफेक्ट करता है? इंट्राडे ट्रेडर जो निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग सेलिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स जो कि जो है ऑप्शन सेलिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, और तीसरा क्या, जो ये जो स्टॉक में जो है इंट्राडे करते हैं उनको अफेक्ट करेगा। ऑप्शन बाइंग में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये अंदाजा है कि ऑप्शन बाइंग के तरफ सारा जो क्राउड है, सारी जो जनता है रिटेल ट्रेडर की, वो इंट्राडे से वो धीरे धीरे इंट्राडे ऑप्शन बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगी 2-3 महीने में। मेरा यही अंदाजा है इस रूल के बाद। इस रूल के लिए काफी मांग उठ रही है, कहीं ना कहीं एक चर्चा चल रही है कि इस रूल को कहीं ना कहीं कुछ ढील दी जाए। काफी ब्रोकर्स की ऐसी जो है मांग है, कहीं ना कहीं उनकी एक डिमांड है कि ये जो है कुछ लिवरेज रखा जाए ये जो सिस्टम में। इसके काफी फायदे भी होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप सीख के काम करते हैं तो आप कम पैसे में भी लिवरेज के थ्रू काम कर सकते हैं। तो कुछ फायदा है और कुछ नुकसान है, तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी होगी। चलिए अब निफ्टी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी में जो है मार्केट में आज जो हमने डिस्कस किया था लगातार तेजी के बाद, सपोर्ट जोन हमारा क्या था? 14,500 के आसपास। देखिए मार्केट ने जो आज कहां से बाउंस बैक दिखाया है, मेरे ख्याल से 14,028 के 528 के आसपास से ही जो है बाउंस बैक दिखाया है। 15,528 यानी जो हमने डिस्कस किया था 15,500 का लेवल टेलीग्राम पे भी जो सपोर्ट के आसपास
और जो कल वीडियो में भी डिस्कस किया था, बहुत ज्यादा पुट राइटिंग थी, तेजी थी उस लेवल पर, और वहीं आसपास से जो है मार्केट में 100 पॉइंट का एक जबरदस्त बाउंस बैक आया है, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन फिर से एक 60-70 पॉइंट्स का जो बाउंस बैक है वो निफ्टी में जरूर आ चुका है इंट्राडे में, इसमें कोई शक नहीं है सपोर्ट के आसपास से। देखिए यहां पर कल के लिए क्या लेवल होते हैं वो डिस्कस करना है। देखिए कल के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, कल के लिए इंट्राडे रेजिस्टेंस पहले क्या होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जो मार्केट रॉकेट बना हुआ है, जो मार्केट नया हाई लगा रहा है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन फिर भी टेक्निकली 15,800 एक रेजिस्टेंस है। अगला रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से जो रहना चाहिए वो 15,800 ही रहना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक भी मैंने आपको बताया था, ये मैंने देखा है ऐसा अक्सर जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मार्केट ये जो 800 टाइप का लेवल है, जब नीचे से ऊपर जाता है, जब हाई पे हाई लगा रहा होता है, तो वहां पर एक बार रोकने का काम करता है, ये चीज मैंने देखी है। 15,800 जो है निफ्टी के लिए कल रेजिस्टेंस हो सकता है, आने वाले दिनों के लिए भी, एक दो दिन के लिए मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस हो सकता है। और रही बात ऑप्शन चेन डेटा की, देखिए वो सेम है, अभी भी ज्यादा पुट राइटिंग थोड़ी जो है 14,400 पे चीज देखने को मिली है, और जो है ज्यादा जो कॉल राइटिंग है मंदी है वो 16,000 के लेवल पर है। तो इस वीक का जो रेंज है वो 14,400 से लेके 15,400 से लेके 16,000 के आसपास का जो है ये दायरा है। 15,400 जो है सपोर्ट है वीकली, रेजिस्टेंस है 16,000 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए इंट्राडे सपोर्ट कहां पर हो सकते हैं ये एक बार हम चेक कर लें। देखिए इंट्राडे में जो सपोर्ट है मार्केट के लिए कहीं ना कहीं 14,500 के आसपास ही सपोर्ट है, लेकिन ये डिपेंड करता है मार्केट कहां ओपन होता है। मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव अगर ओपन हो तब मेरे ख्याल से 14,500 सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अगर गिरावट होने लग जाए और ये 15,500 का जो लेवल है ये निकल जाए, आज लगातार जो है 14,500 निकल रहा है, गजब है भाई। ठीक है, तो 15,500 जो है करेक्शन में कर दूं, अब वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन जो है ये 15,500 अगर किसी कारण से ब्रेक हो, और मुझे लगता है 15,400 जो है यही एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा लेवल है जहां टेक्निकल भी सपोर्ट है, और इस लेवल पर जो है ऑप्शन राइटर, पुट राइटर, तेजी वाले भी जो हैं अब बैठे हुए हैं मार्केट में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो निफ्टी में सपोर्ट है 15,500 के आसपास ये सपोर्ट है, आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस 15,800 से पहले मेरे ख्याल से नहीं है कोई बड़ा रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट है, एक दो दिन ऊपर नीचे करेगा, हो सकता है फिर से ट्रेन जो है चल पड़ेगी, लेकिन ट्रेन चलने के लिए एक लेवल निकालना पड़ेगा भाई। ये जो 14,650 जहां से आज पलटी मारा है, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालेगा तभी जो है अगली चाल, अगली तेजी दिखाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं 15,650 के ऊपर जो है अगली तेजी आनी चाहिए, और जो सपोर्ट है 15,500 पहला सपोर्ट है, 15,400 दूसरा सपोर्ट है। अब विक्स जो है वो थोड़ा आज बड़ा है, इंडिया विक्स जो निफ्टी विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स है उसमें थोड़ी तेजी रही है, तो वो भी डिस्कस हम करेंगे। और अगर जो लेवल कुछ चेंज हो जाए तो वो तो हम टेलीग्राम पे डिस्कस करते ही हैं निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में जो है, निफ्टी बैंक आज अंडर परफॉर्म किया है, यानी निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक ने खराब प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये दौड़ता ही बहुत तेजी से, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी वैसे ही होती है। अब देखना है भाई इसका सपोर्ट कहां पर है। देखिए सपोर्ट इसका 35,100 के आसपास ही है, यानी 35,000 के आसपास इसका सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक का सपोर्ट इस वक्त कहां पर दिख रहा है चार्ट में, 35,000 के आसपास दिख रहा है, 35,100 के आसपास जो है। मेरे ख्याल से कल भी यही सपोर्ट था जो आज के लिए हमने डिस्कस किया था, और आज भी कल के लिए मेरे ख्याल से जो है यही 35,100 के आसपास का जो है निफ्टी बैंक में सपोर्ट हो सकता है। देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस जो निफ्टी बैंक में मेरे ख्याल से 36,000 ही इसका एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। 36,000 मुझे जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस दिख रहा है इस वक्त, ये चीज आपको याद रखनी है, यानी 36,000 जो है वो निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, और 35,000 से लेके 35,100 जो है निफ्टी बैंक का इस वक्त सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक थोड़ा कंसोलिडेट होकर के अगर लेवल को निकाले, फिर से तेजी इसमें आ सकती है। मेरे ख्याल से 35,500 को निकाल के टिकेगा, अगली तेजी निफ्टी बैंक में तब होनी चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं भाई, स्टॉक्स के तरफ चलते। सबसे पहले JSW स्टील। देखिए स्टील सेक्टर के जो स्टॉक्स है, टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील, या जो भी सेल हो, जो भी हो स्टील कम्युनिटी जो स्टॉक्स हैं,
मैंने डिस्कस भी किया था, आपसे कहा था ये इनकी एक चाल होती है, एक तरफा चाल। अभी ऊपर चलते हैं, लगातार ऊपर चलते हैं, जब प्रॉफिट बुकिंग आती है लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती है, और वही यहाँ पर हो रहा है जो हमने डिस्कस भी किया था। काफी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी तो तीखी आएगी, और वही हुआ है स्टील सेक्टर में। फंडामेंटली जेएसडब्ल्यू स्टील एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। निफ्टी में काफी समय से ये रहा है, स्टील के स्टॉक ज्यादा टिकते नहीं है निफ्टी में कहीं ना कहीं, लेकिन ये रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, और मेरे ख्याल से स्टील सेक्टर में कहीं ना कहीं सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस इसी की रहती है। ऊपर जाता है तो भी अच्छी तरीके से जाता है, नीचे थोड़ा कम गिरता है बाकी स्टील स्टॉक के मुकाबले। मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी स्टील स्टॉक के मुकाबले तो ये चीज जेएसडब्ल्यू स्टील की है, कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो बात है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 670 के आसपास। देखिए 670 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तभी आपको जो है दिक्कत के बारे में सोचना पड़ेगा। थोड़ी दिक्कत तब हो सकती है, जब तक इसके ऊपर है मुझे लगता नहीं है दिक्कत है। दिक्कत कब होगी भाई, जब सपोर्ट टूटेगा। 670 पर सपोर्ट है, 670 के आसपास जो है जेएसडब्ल्यू स्टील का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। जब तक सपोर्ट नहीं टूटता है तब तक दिक्कत नहीं है, सपोर्ट टूटेगा फिर से एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर एनालिसिस पूरी चेंज हो जाएगी, ये चीज आपको याद रखनी है। 750 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, जेएसडब्ल्यू स्टील का जो रेजिस्टेंस है 750 के आसपास है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब देखना है ये सपोर्ट बचाता है कि नहीं। अगर ये सपोर्ट बचा लेता है और पलटी मारता है तो समझ लीजिए एक और हाई लगाएगा, 750 निकालेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, 800 जाएगा। सपोर्ट टूट जाता है तब फिर सोचने वाली बात होगी, हमको बड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी, बड़े चार्ट लगाने पड़ेंगे, वीकली मंथली टाइप के जो चार्ट हैं, अब देखना पड़ेगा कि भाई संकट कहीं जो है उसकी शुरुआत तो नहीं हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं भाई। दौड़ रहा है, कहां तक कहा था दौड़ेगा, 2200 रेजिस्टेंस था, मेरे ख्याल से 2000 को टच किया है या नहीं किया है, अब मेरे ख्याल से कर दिया है भाई, 2200 को टच कर दिया है। रिलायंस ने जो रेजिस्टेंस था उसको जो है टच कर दिया है, जो हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले, फ्राइडे को शायद हमने डिस्कस किया था, जब रिलायंस दौड़ा था, मैंने कहा रिलायंस 2200 तक तो जाना चाहिए, वहीं पर रेजिस्टेंस है तो वहां तक तो जाना चाहिए। 2 दिन में मेरे ख्याल से ये वहां तक पहुंच चुका है। कल भी काफी तेज दौड़ा था, थोड़ा जो है फ्लैट रहा है, लेकिन मार्केट को इसने मदद की है, नीचे में जो है अब मार्केट को गिरने से बचाया रिलायंस ने। देखिए रिलायंस में अगली तेजी के लिए क्या चाहिए, ये जो 2200 का लेवल है, 2200 का जो रेजिस्टेंस है इसको निकालना पड़ेगा। अगर ये रेजिस्टेंस को निकाल दे, थोड़ा जो है कंसोलिडेट होकर के निकाले तो और बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। फिर जो है रिलायंस और फट सकता है और मार्केट को भी ऊपर की तरफ फाड़ सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं 2200 का लेवल इंपॉर्टेंट है रिलायंस में। देखिए हमने तो नीचे में काफी मजे किए रिलायंस में, जब भी 1850 1900 रिलायंस आता था, 1850 से लेके 1900 का जो सपोर्ट है रिलायंस में, जब भी आता था मैंने कई बार टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया, रिलायंस बहुत अच्छा है, इस भाव पर काफी लोगों ने लेके प्रॉफिट भी किया है, और जो है वीडियो में भी हमने काफी एनालिसिस किया रिलायंस की, ब्लू चिप स्टॉक 1850 1900 पे काफी जबरदस्त था, अट्रैक्टिव था, और काफी मजा भी आया लोगों को। लेकिन अगला मजा 2200 का लेवल निकाल के टिकेगा तब आएगा, अदरवाइज फिर जो है दायरे में फंस सकता है। तो अगले मजे के लिए 2200 के ऊपर का लेवल हमें देखना है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, बताने की जरूरत नहीं है। औरो फार्मा भाई, औरोबिंदो फार्मा, ठीक है, फार्मा स्टॉक जो है अच्छी कंपनी है, औरो फार्मा भी हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, यूएसए में, इंडिया में, यूरोप में, हर जगह इनका बिजनेस है। लेकिन अभी गिरावट चल रही है, गिरावट का रीजन है भाई, देखिए फार्मा एज अ सेक्टर जो है थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है, ये चीज मैं देख रहा हूं। अब पूरा फार्मा जो ये सेक्टर है कुछ समय से मेरे ख्याल से, अब पिछले 2 वीक से 2 हफ्ते से बिल्कुल ढीला सा पड़ा हुआ है, और रिजल्ट्स भी आए थे उसके बाद ही से मेरे ख्याल से इसमें गिरावट है। मुझे 950 पे एक सपोर्ट दिख रहा है भाई, इसका 950 पे एक सपोर्ट मुझे औरोबिंदो फार्मा का दिख रहा है। अब देखना है कि ये सपोर्ट बचाता है कि नहीं, सपोर्ट बचाएगा तो 1000 को फिर से पार करेगा, याद रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगला कहां पर है, 1050 के आसपास औरो फार्मा का रेजिस्टेंस है, 950 के आसपास सपोर्ट है, और सपोर्ट बचाएगा तभी जो अगली चाल फिर से औरोबिंदो फार्मा में तेजी की आएगी। अगर सपोर्ट नहीं बचा पाता है तो हमें पूरी एनालिसिस जो है चेंज करनी पड़ेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। 1050 पे इसका रेजिस्टेंस है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते भाई, पीएनबी के पास चलते हैं। लगातार जबरदस्त तेजी के बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, सो रेजिस्टेंस है जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, 42 के आसपास जो है पीएनबी का रेजिस्टेंस है। भागा कहां से भाई, वही सपोर्ट जहां से हमने डिस्कस किया था, 33-34 के आसपास का जो सपोर्ट है
वहीं आसपास से पलटी मार गया, गजब की तेजी दिखाई है पीएनबी ने। अब मुझे ये पता नहीं कि इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं या आने वाले हैं, मेरे ख्याल से शायद आने वाले हैं जैसा मुझे लग रहा है। अब देखना पड़ेगा रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं तो मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस को निकाल देगा। रिजल्ट्स बुरे रहते हैं तब तो फिर गिरावट आएगी भाई। तब सपोर्ट कहां पर है, 38 पे मुझे पहला सपोर्ट दिख रहा है। तो डिपेंड करता है कि कैसे जो आंकड़े रहते हैं। 38 पर सपोर्ट ऊपर की तरफ ट्रेडिंग वाला सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो गया, ट्रेडिंग वाला सपोर्ट याद रखना है, ट्रेडिंग वाला सपोर्ट। और जो रेजिस्टेंस है वो 44 के आसपास है। अगर रेजिस्टेंस क्लियर होगा तभी जो है अगली तेजी पीएनबी में आएगी, अदरवाइज दायरे में फंस सकता है। रिजल्ट शायद आने वाले हैं जैसा मेरा अनुमान है, देखना पड़ेगा कैसा है। देखिए सिटी यूनियन बैंक, सीयूबी अच्छा बैंक है भाई, ये अच्छा स्टॉक है, अच्छी मैनेजमेंट है। ये छोटा बैंक है लेकिन जबरदस्त जो है अब पैसे बनाता है, मुझे याद है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से रिजल्ट है, कुछ चीजें इनकी हुई है। अब आपको एक चीज याद रखनी, सिटी यूनियन बैंक अगर आपको नीचे लेवल पर मिले अच्छे प्राइस पर, 150 के आसपास सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पर है। 150 के आसपास सिटी यूनियन सीयूबी बैंक का सपोर्ट है, सिटी यूनियन बैंक का सपोर्ट 150 के आसपास है। 180 के आसपास जो है 180 185 के आसपास 185 के आसपास जो है सिटी यूनियन बैंक का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कहां सपोर्ट है भाई, 150 के आसपास 150। कहां रेजिस्टेंस है, 185 के आसपास। सिटी यूनियन बैंक एक अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, फंडामेंटली टेक्निकली थोड़ा अभी अच्छा ही है लेकिन थोड़ा एवरेज होते जा रहा है क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। फिर से किसमें जो है गिरावट आई है, कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस को ये नहीं क्लियर कर पाया तो सपोर्ट की तरफ चल पड़ा है। कहीं ना कहीं सपोर्ट इसका आपको पता है, रेजिस्टेंस भी 22.5 के आसपास है। रही बात सपोर्ट की, ये 20 के आसपास का एक सपोर्ट है। अब देखना ये सपोर्ट क्या करता है। 20 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है 22.5 के आसपास है। अब कोई खबर तो आ नहीं रही है लेकिन कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर के लेवल को निकाल नहीं पाता है, फिर नीचे आ जाता है, यही दिक्कत है। ये रेजिस्टेंस जो है ट्रेडिंग रेजिस्टेंस को भी नहीं निकाल पा रहा है। जब तक 22.5 के ट्रेडिंग रेजिस्टेंस को नहीं निकालेगा अगली तेजी नहीं आएगी। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि तेजी के लिए नए बायर चाहिए। नए बायर रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदने के लिए आते हैं, रेजिस्टेंस निकलेगा तभी अगली तेजी आएगी। अदरवाइज फिर से 18-19 के दर्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं करने पड़ जाएं। उससे पहले सपोर्ट जरूर है लेकिन देखना पड़ेगा ये कैसी चाल दिखाता है। बहुत ही दायरे में फंसा हुआ, ये आपको पता है। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।